हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम लोग मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले यू बैक्टीरिया के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मोनेरा जगत के अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया के विषय में पढ़ा था। तो आइए शुरुआत करते हैं। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया या वास्तविक जीवाणु भी कह सकते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। अब हम लोग समझेंगे जीवाणु की संरचना के विषय में। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं या इन्हें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। जीवाणु की कोशिका के सबसे बाहर एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे कैप्सूल या स्लाइम परत कहते हैं। तो सबसे बाहर की जो ये परत है इसे स्लाइम परत कहते हैं। इस स्लाइम परत के ठीक अंदर इसमें सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति होती है। जो ये संरचना है, ये संरचना है सेल वॉल या कोशिका भित्ति की, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, जिसकी वजह से इसकी कोशिका भित्ति काफ़ी दृढ़ और प्रबल होती है। सेल वॉल के अंदर की तरफ एक अर्धपारगम्य झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पर अंदर की तरफ वलयाकार या फोल्डेड संरचना पाई जाती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। जिस तरह से यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है, तो ठीक उसी तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य मीजोसोम उपस्थित होता है, जो कि श्वसन का कार्य करता है। अब बात करेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसके अंदर की तरफ कुछ द्रव यहाँ पर पाया जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म में जल, राइबोसोम, प्रोटीन, फूड ग्रेन्यूल, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसी साइटोप्लाज्म में जीवाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, डीएनए पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, जो कि केंद्रक कला के द्वारा ढका हुआ नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य जीवाणु की कोशिका में कम विकसित केंद्रक पाया जाता है, जो कि केंद्रक कला के द्वारा ढका हुआ नहीं रहता है, इसीलिए इसे असत्य केंद्रक भी कह सकते हैं। जीवाणु कोशिका में केंद्रिका भी नहीं पाई जाती। केंद्रक एक ऐसी संरचना है जो कि केंद्रक के अंदर पाई जाती है। अब केंद्रक जीवाणु कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ डीएनए कोशिका द्रव्य में नग्न अवस्था में पड़ा रहता है, और इसी संरचना को न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अलावा दूसरे प्रकार का डीएनए भी होता है कोशिका द्रव्य में, जो कि सर्कुलर या वृत्ताकार होता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जीवाणु कोशिका के जो सेल वॉल है या जो कोशिका भित्ति है, उसमें से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, जिन्हें पिलाई कहते हैं। इस पिलाई का मुख्य कार्य होता है जीवाणु को किसी दूसरे जो होस्ट सेल या जो पोषद कोशिका होती है या जो पोषी कोशिका होती है, उसमें चिपकने में मदद प्रदान करना। और साथ ही साथ इस पिलाई का कार्य जीवाणु को किसी ठोस सतह से चिपकने में सहायता प्रदान करना भी होता है। जीवाणु में एक बड़ी मोटी सी संरचना, हेयर लाइक संरचना और बहुत बड़ी संरचना पाई जाती है, जिसे फ्लेजला कहते हैं। इस फ्लेजला का मुख्य कार्य होता है जीवाणु को गति प्रदान करना। अब नोट्स की सहायता से जीवाणु की संरचना के विषय में समझते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। इसमें कोशिका भित्ति के बाहर एक रक्षात्मक आवरण स्लाइम परत या कैप्सूल पाया जाता है। स्लाइम परत या कैप्सूल जीवाणु में सबसे बाहर की संरचना होती है, जो कि जीवाणु को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रदान करती है, जीवाणु की रक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। इसके ठीक अंदर की जो भित्ति होती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। अब जो कोशिका भित्ति है उसके भी ठीक अंदर एक और भित्ति पाई जाती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जो कि अर्धपारगम्य होता है और जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली में कहीं कहीं पर अंदर की तरफ इस तरह की संरचना, एक कुंडलन टाइप की संरचना बनती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। और मीजोसोम का मुख्य कार्य होता है श्वसन कार्य में भाग लेना।
प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, पूरे कोशिका के अंदर जो कुछ लिक्विड मटेरियल होता है या जो जलीय पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य में जल, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, डीएनए और 70 इस प्रकार का राइबोसोम और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका में चूंकि केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो जीवाणु कोशिका होती है यह कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है और इसमें केंद्रक कला और केंद्रिका पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। जैसे कि एक ये कोशिका है और इसमें मध्य में ये आनुवंशिक पदार्थ है। इस आनुवंशिक पदार्थ के बाहर कोई भी केंद्रक कला उपस्थित नहीं होती, इसीलिए इस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका और इस प्रकार के केंद्रक को असत्य केंद्रक कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में पाया जाता है नग्न अवस्था में। कुछ जीवाणु जैसे कि ई कोलाई का पूरा नाम एस्केरिचिया कोलाई, ई कोलाई में एक छोटा वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे कि ये जीवाणु कोशिका है, इसमें एक मध्य में यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। इस डीएनए के अलावा एक वृत्ताकार डीएनए इसमें पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। इस वृत्ताकार डीएनए को ही प्लाज्मिड कहते हैं। इनमें फ्लेजला पाया जाता है, जैसे कि ये जीवाणु की कोशिका है, इस तरह से बड़ी एक संरचना होती है जिसे हम फ्लेजला कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जीवाणु को गति प्रदान करना होता है और इस फ्लेजला के साथ साथ जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें से बहुत सारे हेयर लाइक संरचनाएं निकली रहते हैं जिसे पिलाई कहते हैं। और पिलाई का मुख्य कार्य होता है जीवाणु को परपोषी कोशिका या किसी ठोस सतह से चिपकने में सहायता प्रदान करना। अब हम बात करेंगे आकार के आधार पर जीवाणु को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। आकार के आधार पर जीवाणु के 4 प्रमुख समूह हैं। नंबर पहला गोलाकार जीवाणु, जैसे कोई अगर जीवाणु गोल संरचना में है उसे हम कोकस कहेंगे। छड़ाकार जीवाणु, अगर जीवाणु की संरचना एक रॉड शेप्ड है उसे हम बेसिलस कहते हैं। और तीसरा है कौमा के आकार का, अगर कोई कौमा के आकार का इस तरह से जीवाणु है तो उसे हम विब्रियम कहते हैं। और चौथा है सर्पिलाकार जीवाणु, इस तरह से अगर स्पाइरली शेप्ड या सर्पिलाकार कोई जीवाणु है तो उसे हम स्पाइरिलम कहते हैं। तो एक चित्र के सहायता से इसे हम समझ सकते हैं। ये गोल जो जीवाणु है उसे कोकस या प्लूरल में बहुवचन के रूप में इसे हम कोकाई कहते हैं। इसी तरह से जो रॉड शेप्ड या जो छड़ाकार जीवाणु उसे बेसिलस या बेसिलाई, और जो स्पाइरली शेप्ड या जो सर्पिलाकार जीवाणु है उसे हम स्पाइरिलम या स्पाइरिला, और कौमा के आकार के जीवाणु को विब्रियम या विब्रियो भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि यू बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आने वाले साइनोबैक्टीरिया के विषय में। साइनोबैक्टीरिया साधारणतः प्रकाश संश्लेषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये एक कोशिक, कॉलोनियल या तंतुरूपी या फिलामेंटस हो सकते हैं। समुद्री अथवा स्थलीय हो सकते हैं। ये समुद्र में भी पाए जा सकते हैं और जो स्थलीय जो जल है या स्थल में जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी है उधर भी ये पाए जा सकते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया हैं, इन साइनोबैक्टीरिया को ही हम नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी और शॉर्ट में BGA भी कहते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नोस्टॉक और एनाबिना, इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं जिनके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, नाइट्रोजन को स्थिर किया जाता है। कहने का तात्पर्य गैसीय नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में बदला जाता है। यहाँ आप एक डायग्राम में देख सकते हैं, नोस्टॉक का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है और विशेष प्रकार की इनमें कोशिकाएं हेटेरोसिस्ट पाई जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एक संरचना का कार्य करती हैं। ये नाइट्रोजन जो गैसीय नाइट्रोजन होता है उसे घुलित नाइट्रोजन में बदलने का कार्य करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जीवाणु के महत्व के विषय में। जीवाणु जो कि काफ़ी लाभदायक और हानिकारक भी हो सकते हैं। तो जीवाणु के कुछ लाभ इस प्रकार से हैं, जैसे कि कुछ परपोषित जीवाणु अपघटक का कार्य करते हैं। जो परपोषित जीवाणु हैं जैसे कि मृतोपजीवी, ऐसे जीवाणु जो कि मृत पादप और जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनके मृत शरीर में जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं वापस पुनः वो पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे कि जो पौधे हैं उन्हें पोषक पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह से नंबर दूसरा है, कुछ जीवाणु दूध से दही बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो कि दूध को दही में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ जीवाणु प्रतिजैविकों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं
जिनके द्वारा प्रतिजैविक बनाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि जीवाणु के द्वारा एंटीबायोटिक्स भी बनाए जाते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु दाल वाली फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, जो कि प्राकृतिक गैसीय नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में बदलते हैं, जिससे कि पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है। कुछ हानिकारक जीवाणु भी होते हैं। कुछ जीवाणु मनुष्य, पादपों और पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, एंथ्रेक्स। ये विभिन्न प्रकार के ऐसे रोग हैं जो कि जीवाणु के द्वारा जीवों में फैलाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मोनेरा जगत के एक और सदस्य माइकोप्लाज्मा के विषय में। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और कोशिका भित्ति रहित यह सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीव हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। इन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इनके कोशिका के चारों तरफ लाइपोप्रोटीन की कोशिका कला पाई जाती है, जो कि इसे प्रोटेक्शन प्रदान करती है। माइकोप्लाज्मा को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या पीपीएलओ भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पीपीएलओ का पूरा नाम लिखने के लिए भी आता है, तो पीपीएलओ या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा जंतु एवं पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं।